हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग के जितने भी टर्म्स होते हैं बिजनेस में, जो भी टर्म्स आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो सारे टर्म्स आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, आपको सारे टर्म्स के बारे में बताया जाएगा कि एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, डेटर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये जस्ट लाइक एक अकाउंटिंग मैराथन है जिसमें आपको अकाउंटिंग के सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खुद का ही लिखा हुआ एक थॉट सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएगा। लाख कोशिश कर ले कोई मुझे गिराने की, मैं फिर से उठती ही जाऊंगी। ठीक है, लाख कोशिश कर ले कोई आपको गिराने की, आप फिर से उठते ही जाओगे। मैं फिर से उठती ही जाऊंगी। ठीक है, मैं वो लड़की नहीं जो आसानी से हार मान जाऊं। मैं वो लड़की नहीं जो आसानी से हार मान जाऊं। मुझे जो करना है ना, मैं वो करती ही जाऊंगी। मुझे जो करना है ना, मैं वो करती ही जाऊंगी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आज बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा। तो ये आपके अकाउंटिंग के मैराथन होंगे, तो जो भी बच्चे देखना चाहें वो देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी देखेगा उसका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और उसके जितने भी टर्म्स आज तक जो जिसको लेके वो कंफ्यूज रहता था, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग टर्म्स की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग में वो सारे टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में या कॉमर्स में जो भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म देखते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग के टर्म्स जो हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है आपका ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लेन देन। तो अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो ट्रांजैक्शन हमारा लेन देन से रिलेटेड होता है, यानी कि हम बिजनेस में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, कुछ बेचते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं। यही क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। चलिए अब हम इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। एन इवेंट द रिकॉग्निशन ऑफ विच गिव्स राइज टू एन एंट्री इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि ऐसा कोई इवेंट जिससे जो है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जो एंट्री है वो बढ़ जाती है, यानी कि राइज कर जाती है, वही आपका क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। सीधी सी बात है, जब कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उससे हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बढ़ते हैं। ठीक है, इट इज़ एन इवेंट विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द बैलेंस शीट इक्वेशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं ये एक ऐसा इवेंट होता है जिससे हमारे बैलेंस शीट इक्वेशन में चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है मनी का एक्सचेंज करना। ठीक है, पैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, वही हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स को बेचना या खरीदना ट्रांजैक्शन कहलाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, कैश पेमेंट करना या फिर कैश रिसीप्ट करना। ठीक है, सर्विसेज के लिए या फिर कोई पर्सनल अकाउंट या लॉस या प्रॉफिट होना बिजनेस में। ठीक है, वो सब आपका क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो आई होप, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेटर। अब डेटर, इसमें बी साइलेंट होता है तो उसको हम डेटर ना पढ़ के डेटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेटर हमारे बिजनेस के लिए एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम कुछ भी उधार में बेचते हैं। ठीक है, जिसको आप उधार पे यानी कि क्रेडिट पे कुछ भी सेल करते हैं, वो पर्सन आपके बिजनेस के लिए डेटर कहलाता है। तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है जिसको आप उधार में सामान बेच रहे हो और वो आपको फ्यूचर में कैश प्रोवाइड करेगा। तो डेटर को हम एज अ एसेट्स भी ट्रीट करते हैं क्योंकि ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड अ डेटर, यानी कि गुड्स का क्रेडिट सेल जब आप करते हो तो जो पर्सन आपको पैसा देता है उसके बदले बाद में, वही क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स बेच रहे हो किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को उधार पे, क्रेडिट पे, दैट पर्सन पेज द प्राइस इन फ्यूचर, वो पर्सन आपको फ्यूचर में प्राइस पे करता है उसी गुड्स के बदले। ही इज कॉल्ड अ डेटर बिकॉज ही ओज द अमाउंट टू द फर्म।
तो वो हमारे लिए डेटर होता है, क्योंकि वो हमारे लिए पैसे कमा रहा है। सीधी सी बात है, वो हमसे गुड्स उधार में खरीद रहा है, तो बाद में वो हमको पैसे देगा वो गुड्स बेच करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर डेटर का अपोजिट होता है। क्रेडिटर ऐसा पर्सन होता है जिससे हमने उधार लिया है, ठीक है। जब हम किसी पर्सन से या किसी कंपनी से या किसी फर्म से कोई सामान उधार लेते हैं और हमें उसको फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, वो पर्सन हमारे लिए क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है। तो इसीलिए हम क्रेडिटर को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, जैसे डेटर को हम एज अ एसेट्स ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन टू हुम, एक मिनट रुक जाइएगा। अ पर्सन टू हुम मनी ओज बाय द फर्म इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो ऐसा पर्सन जिसके लिए हम मनी मतलब कमा रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है। या फिर अ पर्सन फ्रॉम विच आई परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिससे हम क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होगा? एज अ क्रेडिटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मदन इज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम। तो मदन से अगर हमने क्रेडिट पे, उधार पे कोई सामान खरीदा है, तो हमारे लिए मदन क्या होंगे? क्रेडिटर होंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी, ठीक है। तो बिना पूंजी लगाए कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कैपिटल की ज़रूरत होती है। बिना कैपिटल के हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। इट मीन्स द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू विच द प्रोप्राइटर हैज़ इन्वेस्टेड इन द फर्म और कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए कैपिटल कोई अमाउंट हो सकता है, यानी कि पैसा हो सकता है। कोई एसेट्स यानी कि संपत्ति हो सकती है, जो कि एक प्रोप्राइटर यानी कि मालिक जो है अपने बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त या बिजनेस के बीच में भी लगा रहा है, तो वही आपके लिए क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाती है। यानी कि आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सब आपकी कैपिटल में आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हम जो लोन वगैरह लेते हैं उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दायित्व, ठीक है। लाइबिलिटी को हम हिंदी में दायित्व बोलते हैं। थोड़ी बहुत हिंदी मुझे आती है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो टर्म मुझे हिंदी में पता है, जो नहीं पता है वो आप सर्च आउट कर लीजिएगा। तो अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें, तो लाइबिलिटीज़ ऐसे अमाउंट होते हैं जिसको फ्यूचर में हमें पे करना होता है, ठीक है। जो ऐसे पैसे जो हम कमा ही रहे हैं दूसरों को देने के लिए, वही क्या कहलाते हैं? बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ कहलाते हैं, दायित्व कहलाते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओनर की, कि अगर वो किसी से उधार सामान ले रहा है तो वो उसको पैसा देना है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इट मीन्स द अमाउंट विच द फर्म ओस टू आउटसाइडर्स दैट इज एक्सपेक्टिंग द प्रोप्राइटर्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑफ फाइने एंड माइलर ने क्या कहा है? लाइबिलिटीज आर डेब्ट्स। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? डेब्ट्स होते हैं, यानी कि लोन होते हैं। दे आर अमाउंट्स ओड टू क्रेडिटर्स। तो ये ऐसे अमाउंट्स होते हैं जो हम कमा रहे हैं क्रेडिटर्स को देने के लिए। दस द क्लेम्स ऑफ दोज हु एट नॉट ओनर्स आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। यानी कि ऐसे पैसे जिस पे ओनर क्लेम नहीं कर सकता, वो उसको देना ही है दूसरों को, वही क्या कहलाता है? लाइबिलिटीज कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसेट्स। एसेट्स से पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइबिलिटीज़ की कितने टाइप्स की होती हैं। तो अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ हमारी दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक आपकी लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म को हम करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म को हम फिक्स्ड लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसको आप 1 साल के अंदर यानी कि विद इन ईयर पे कर देते हो। मतलब ऐसे उधार जिनको आपको 1 साल के अंदर पे कर देना है, चुका देना है, वही आपकी क्या कहलाती हैं? करेंट लाइबिलिटीज़ या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं, जिसको हम विद इन ईयर पे कर देते हैं। और ऐसी जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ठीक है, और क्रेडिटर्स हो गए, ये सब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आते हैं। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको हमने मोर देन 1 ईयर के बाद पे करना होता है। यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए जिसको आप 4 साल, 5 साल या 10 साल में पे कर रहे हो, ठीक है, वो सब आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। ये सब आपके लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों का मतलब क्लियर हो गया होगा।
और इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियोस बनाया है कि लाइबिलिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एसेट्स। एसेट्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्ति, ठीक है। एसेट्स कैपिटल भी होती हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर एसेट्स हमारी बची हुई है और हम नया बिजनेस उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल भी हो जाती है। तो एसेट्स को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें कि एसेट्स क्या होती है बिजनेस के लिए, तो एसेट्स वो सारी चीज़ें बिजनेस के लिए होती हैं जो आपको करेंट टाइम में और फ्यूचर में भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। मतलब कि बिजनेस में ऐसी चीज़ें जो आपको आज भी फ़ायदा दे रही हैं और भविष्य में भी देंगी, वो सब क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन भी। एनी फिजिकल थिंग और राइट और दैट हैज़ अ मनी वैल्यू इज़ एन एसेट्स, यानी कि कोई भी ऐसी फिजिकल चीज़, ठीक है, जो कि आपकी उसकी मनी वैल्यू होगी, वो आपकी एसेट्स कहलाएगी। इन अदर वर्ड्स एन एसेट्स इज दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्वायरिंग ऑफ सम प्रॉपर्टी और बेनिफिट्स ऑफ लास्टिंग नेचर, इट गिव्स फ्यूचर बेनिफिट्स। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एनीथिंग इन बिजनेस विच गिव्स यू अ फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको बिजनेस में अभी फ़ायदा दे रही हैं और भविष्य में भी देंगी, वो सब आपकी क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स भी आपकी 4-5 टाइप की होती हैं, जैसे कि आपकी करंट एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है, ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि टाइप्स ऑफ एसेट्स कितनी होती हैं और सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरे चैनल पे जा करके वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ एसेट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा और मुझे सारे टर्म्स आज आपको क्लियर करने हैं इस वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं, ठीक है, गुड्स किसे कहते हैं। और दो चीज़ें होती हैं बिजनेस में, या तो सर्विसेज होंगी या तो गुड्स होंगी। यानी कि आप या तो गुड्स प्रोवाइड करोगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो गुड्स ऐसी चीज़ें होती है बिजनेस में जिससे आपका बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी गुड्स कहलाती हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। सॉरी। इट इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर द आर्टिकल्स इन विच द बिजनेस डील्स, यानी कि वो सारी चीज़ें जिनसे हमारा बिजनेस डील कर रहा है वो सब क्या कहलाती हैं, गुड्स कहलाती हैं। दैट इज़ ओनली दोज आर्टिकल्स विच आर वॉट फॉर रीसेल फॉर प्रॉफिट आर नोन एज गुड्स, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप खरीद रहे हो दोबारा बेचने के पर्पज़ से या फिर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। और सर्विसेज का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होती है बिजनेस में, ठीक है। रेवेन्यू की अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वो सारे पैसे जो आप किसी सामान को बेचने के बाद आपको मिल रहा है, यानी कि गुड्स सोल्ड करने के बाद जो आपको कैश रिसीव्ड होती है बिना एक्सपेंसेस को माइनस किए, वो सारा अमाउंट क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाती है, ठीक है। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। It means the amount which as a result of operation is added to the capital. It is defined as the inflow of assets which result in an increase in the owner's equity. It includes all incomes like sales, receipts, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, इट्स, यानी कि बिजनेस में आप कुछ भी बेच रहे हो उसके बाद जो कैश आपको रिसीव हो रही है, ठीक है, या फिर कहीं से कैश आपको रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, ब्रोकरेज मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें जिनसे आपके बिजनेस की कैश इंक्रीज़ हो रही है, इनफ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वो सब आपकी रेवेन्यू कहलाती हैं बिजनेस में, ठीक है। रिसीप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर लाइक एडिशनल कैपिटल, सेल ऑफ एसेट्स, इट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो या फिर एसेट्स सेल कर रहे हो तो वो सब आपकी रेवेन्यू में नहीं आती, ठीक है। आप जब गुड्स सेल करते हो तो वही आपके रेवेन्यू में आता है। जब आप एसेट्स सेल करते हो सॉरी, तो वो आपके रेवेन्यू में नहीं आता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस। रेवेन्यू भी आपके टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज़ भी मैंने पढ़ाए हैं, अब देख लीजिएगा। रेवेन्यू दो तरह की होती है, एक आपकी कैपिटल रेवेन्यू और देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्चे बोलते हैं, ठीक है। तो खर्चे क्या होते हैं हमारे, एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस रिफर्स टू द अमाउंट इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू,
यानी कि वो सारे खर्चे जो आप बिजनेस में कर रहे हो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, वो सब आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज लिमिटेड टू 1 ईयर इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। यानी कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो जो कि 1 साल के लिए है, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हमारे 2 तरह के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से ही क्लियर है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि आपके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर्पस से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, हमारी फैक्ट्री से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस से इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने डिटेल में बताया है, आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो सारे एक्सपेंसेस जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, थोड़े ह्यूज अमाउंट होते हैं, लार्ज अमाउंट होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट स्पेंड फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि ऐसा अमाउंट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्पेंड कर रहे हो बिजनेस में ऑन एन एसेट्स विच गिव्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट लाइक बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, फर्नीचर एक्सपेंडिचर, इट्स, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर विल बी हाईली यूज फॉर द डिसबर्समेंट और पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज़, यानी कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि कोई बिल्डिंग है आप उसको मेंटेन करा रहे हो, आपकी कार है आप उसको रिपेयर करा रहे हो, तो वो सब आपका एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो एसेट्स का परचेस करना और एसेट्स को बनवाना यानी कि मेंटेन कराना, ये सब आपका एक्सपेंडिचर में आता है। और अगर कोई लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और आप उसको पे कर रहे हो, तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में इतना सा अंतर है कि एक्सपेंसेस आप डेली बेसिस पे करते हो और वो आपका ह्यूज अमाउंट नहीं होता, लेकिन एक्सपेंडिचर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट के पर्पज से करते हो और ये आपको थोड़ा लार्ज अमाउंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के डिफरेंसिंग सीरीज़ जो है कॉमर्स की मेरी प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के देख लीजिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं या दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेज़र। लेज़र क्या होता है, लेज़र की अगर हम बात करें तो वैसे तो मुझे जनरल भी बताना चाहिए आपको, जब लेज़र मैंने लिया है तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल एंट्री हम करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में जनरल एंट्री क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स को हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, जनरल एंट्री कहलाती है, ठीक है, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है अकाउंटिंग का, वो होता है लेज़र पोस्टिंग का, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी कि वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को जब हम एक अकाउंट ओपन करके उसमें लिखते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, लेज़र पोस्टिंग कहलाता है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। लेज़र इज़ द मेन बुक ऑफ अकाउंट, इसे हम मेन बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं, इन विच वेरियस अकाउंट्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल नेचर आर ओपन एंड मेंटेन। तो ये एक ऐसी बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसमें पर्सनल और रियल और नॉमिनल नेचर के सारे अकाउंट्स हम ओपन करते हैं और मेंटेन करते हैं। Ledger is a permanent book of record which contains all accounts relating to the financial transaction of the business। तो ये परमानेंट बुक कहलाती है रिकॉर्ड करने की, और इसमें हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस के हो रहे हैं सबके अकाउंट्स क्रिएट करके ओपन करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ अकाउंट्स, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हम अकाउंट्स जहाँ पर ओपन करते हैं वो बुक कौन सी है, लेज़र, ठीक है। एन अकाउंट कंटेन्ड इन द लेज़र बुक इज कॉल्ड लेज़र अकाउंट। तो ऐसा अकाउंट जो लेज़र बुक कंटेन करता है वो सब लेज़र अकाउंट कहलाता है। Thus, a ledger account may be defined as a summary statement of all the transactions relating to the person, assets, expenses or income or gain or loss which have taken place during a specified period and shows their net effect ultimately। ठीक है, तो लेज़र अकाउंट क्या होते हैं, वो एक तरीके का समरी स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि लेज़र अकाउंट में बेसिकली होता क्या है कि हम सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट ओपन करके उसमें दिखाते हैं। सपोज दैट हमने राहुल से 2-3 महीना परचेजिंग की है, ठीक है, तो राहुल का हम अकाउंट ओपन करेंगे
और सारी राहुल के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे हुए होंगे वो हम राहुल के अकाउंट में दिखाएंगे। उससे क्या होगा कि हमें राहुल का लेज़र देख के पता चल जाएगा कि उनका क्या ओपनिंग बैलेंस है और क्या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक समरी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है लेज़र, जिससे हमें क्लियर हो जा रहा है कि हमने राहुल से क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है। अदरवाइज जनरल एंट्री देखने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे क्या हो रहा है कि हम एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं और हमें राहुल का सारा डिटेल एक ही जगह पर मिल जा रहा है। तो आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ठीक है। आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा सा फीडबैक आप दे सकते हैं। एटलीस्ट 1 सेकंड का टाइम निकाल के आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी कोई चेंज आप चाह रहे हो, कोई आपको पढ़ाने में कमी लग रही हो या फिर कोई ऑब्जेक्शन लग रहा हो, कोई चीज़ गलत लग रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मेहनत का फल मिलता रहे, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है अंदर से और आपको पढ़ाने के लिए कुछ नया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।